पहला सिद्धांत, सबसे पहले आप जो मैं बताता जाऊंगा वो नवांश पे ही आपको पहले देखना है। पहले नवांश में ये देखना है कि लग्न नवांश कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी, छठवें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी लग्न चक्र के कौन से भाव के स्वामी हैं। अगर वो नवांश चक्र के अष्टम, छठे और 12वें के स्वामी हों और लग्न कुंडली के वो लग्नेश, पंचमेश, नवमेश या केंद्र के स्वामी होते हैं, तो भी नवमांश चक्र में कमजोर भाव मिलने के कारण लग्न चक्र में अच्छे भाव के स्वामी होने के बावजूद वो ग्रह कमजोर परिणाम करने वाला हो जाता है। जैसे किसी भी मेष लग्न की कुंडली बनती है, मैं ये लग्न की बात कर रहा हूं, तो अष्टम भाव में 8 नंबर लिखेगा, यहां पे 6 नंबर लिखेगा। तो क्या कहा कि लग्न कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी, नहीं, नवमांश चक्र के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी लग्न चक्र के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाएं तो भी वो गड़बड़ी पैदा करते हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि लग्न चक्र में अगर ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है तो नवमांश चक्र में भी उसे केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने की आवश्यकता है, या हो जाए तो अच्छा है, या होना चाहिए। अब सामान्य बात है क्योंकि यहीं से ये सिद्धांत निकलेगा कि ग्रह लग्न कुंडली में जिस भाव का स्वामी है, अगर नवमांश चक्र में भी वो उसी भाव का स्वामी बनेगा तो कुंडली लगभग वर्गोत्तम हो जाएगी। इसी वजह से तो वर्गोत्तम कुंडलियों का अध्ययन मजबूती से स्वतः हो जाता है, या वर्गोत्तम कुंडली को बलवान कुंडली कहा जाता है। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो गुरु अगर नवमांश चक्र के अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और लग्न चक्र में अगर वो 8वें भाव के स्वामी हो जाते हों तो देवगुरु बृहस्पति की दशा कमजोर जा सकती है। इसके विपरीत अगर लग्न चक्र में कोई भी ग्रह नवम भाव का स्वामी है, नवमांश चक्र में भी वो अगर नवम भाव का ही स्वामी बनता है तो ये अवस्था उस ग्रह को बलवान बना देती है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा जो पहले नवांश में देखना है, क्या देखना है, नवांश कुंडली के पास कोई ग्रह जो नीच राशि में बैठ गया, कोई ग्रह जैसे मान लीजिए शनि है, नवांश चक्र में नीच राशि के बैठ गए और लग्न चक्र में वो उच्च के बैठे हैं, और लग्न चक्र में वो मान लीजिए लग्न चक्र में 7 नंबर की राशि बनी, उच्च के बैठे हैं, तो नवांश चक्र में अगर वो नीच के हैं, लग्न चक्र में अगर वो उच्च के हो जाएंगे तो अपना फल वो कमजोर कमजोर और कमजोर करेंगे। उच्च के होने के बावजूद, जैसे अगर नवांश चक्र में शनिदेव उच्च के बैठ गए और लग्न चक्र में वो नीच राशि में विराजमान हैं, तो ये अच्छी बात हो जाएगी कि लग्न चक्र में ग्रह नीच का था, नवांश चक्र में जाकर के अपनी स्थिति उसने सुधार ली और उच्च का हो गया तो उसका नीच भंग हो जाएगा। लेकिन अगर इसका विपरीत हो जाए कि नवांश चक्र में ग्रह उच्च का है, नीच का है और लग्न चक्र में जाकर के उच्च का हो रहा है, तो गड़बड़, उसका उच्च भंग हो जाएगा, वो ग्रह कमजोर और परेशान हो जाएगा। जैसे ये सिद्धांत मैंने कहा कि नवांश में उच्च का था, लग्न में नीच का हुआ, तो कोई बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके उलट जाए कि नवमांश में ग्रह कमजोर स्थिति में है और लग्न में अच्छी स्थिति का है, तो ये गड़बड़ बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ग्रह के प्रभाव को कमजोर करेगा। ये दूसरा सिद्धांत है जो नवांश चक्र पे लागू होता है। तीसरा सिद्धांत जो नवांश चक्र को समझने में आपकी मदद करेगा, ये बात आप जानते हैं कि नवांश चक्र को स्वतंत्र रूप से वैवाहिक अध्ययन के लिए देखा जाता है। ज्योतिष में षोडश वर्गीय, सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका जो बनती है उसमें प्रत्येक वर्ग चार्ट से एक एक विषय का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। पर यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि नवांश चक्र किसी खास विशेष उम्र में एक्टिव होता है। ये बात भ्रम फैलाया गया है कि 24वें वर्ष के बाद विवाह की जब स्थिति होने लगती है तब नवमांश चक्र अपना फल करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवांश चक्र आपके जन्म के समय से ही एक्टिव हुआ रहता है, क्योंकि वो बीज कुंडली है। इस वजह से लग्न चक्र में बैठे ग्रह और नवांश चक्र के बैठे ग्रहों को मिला करके परिणाम या दोनों से प्रभावित होता हुआ जातक का जीवन आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि ग्रह जो है वो 25 साल का देखेगा कि 25 साल का होगा तब मैं एक्टिव होऊंगा, कि मालिक दरवाजे पे आएंगे तब मैं दरवाजा खोल के बैठूंगा।
ऐसा नहीं होता है। ये जिसने भी कहा है वो गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। तो क्या कहा कि विवाह के लिए देखा जाता है, लेकिन समग्र रूप से विवाह का अध्ययन होने के बावजूद नवमांश चक्र में उन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है जो लग्न चक्र से किया जाता है। नवमांश चक्र से भी धन का अध्ययन किया जाता है, नवमांश चक्र से भी जातक के पराक्रम का अध्ययन किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लग्न चक्र के साथ नवमांश चक्र की देखने की प्रक्रिया ही नहीं होती, और फिर यह सिद्धांत कि नवमांश चक्र में ग्रह का बलवान होना अति आवश्यक है, वो सिद्धांत ही नहीं होता। फिर भाई चलो ठीक है, वो अपना अलग लग्न चक्र अपना अलग गा रहा है, लग्न नवमांश अलग गीत गा रहे हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। दोनों को समग्र रूप से देखना होगा। तो इस आधार पर लग्न कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी जो बनते हों, ये बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महीन है ये सूत्र। लग्न कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी जो बनते हों और नवमांश चक्र के द्वितीय भाव के जो स्वामी बनते हों, अगर वो उच्च राशि में बैठे हैं, अपनी राशि के बैठे हैं, या नवमांश चक्र में या लग्न चक्र में उस भाव का स्वामी वहीं बैठा हो, तो ये स्थिति इस बात का निर्देश करती है कि उस जातक का विवाह पूरी आयु प्राप्त करेगा। अर्थ कि वो विवाह बीच में नहीं टूटेगा। अगर ये स्थिति लग्न चक्र में थोड़ी कमजोर होती है और नवमांश चक्र में अगर वो मजबूती को पुनर्प्राप्त करती है, उदाहरण मान लीजिए नवमांश चक्र के द्वितीय भाव में उच्च के शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हैं और लग्न चक्र के द्वितीय भाव में 5 नंबर की राशि में बुध बैठ गए या शुक्र बैठ गए, मतलब एक कमजोर ग्रह नवमांश चक्र में बैठ गया, नीच का बैठ गया, सबसे खराब स्थिति नीच की हो गई। तो इसका अर्थ होगा कि अब ये विवाह अच्छाई को प्राप्त करेगा। नवमांश के द्वितीय भाव में अगर ग्रह उच्च का हुआ तो वो विवाह को पुश करता है, आगे बढ़ाता है, वैवाहिक सुखों की लॉन्जिविटी को आगे बढ़ाने में मदद करता है वो ग्रह। अब एक बात यहाँ जो सार्वभौमिक है बता दूं, कुंडली में बनने वाले राजयोग सदैव फल करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। कुंडली में बनने वाले राजयोग हमेशा फल करते हैं जीवन पर्यंत। जिसकी कुंडली में गुरु उच्च के हैं उसका स्वभाव निश्चित रूप से उच्च के गुरु जैसा धार्मिक, सैद्धांतिक और चरित्रवान होने का रहेगा। लेकिन जब वो गुरु एक्टिव होंगे ना, तब उसमें वो चरित्रवान होने का या जो गुरु के उच्च का फल मिलता है वो और भी विशेष रूप से मिलने लगेगा। बात समझ में आई?